Hey everyone, in this video we will discuss about antepartum hemorrhage. What antepartum से ये क्या समझ में आ रहा है कि जो हेमरेज है वो किससे पहले हो रहा है, बिफोर डिलीवरी। और हेमरेज का मतलब क्या होता है, ब्लीडिंग, मतलब ब्लीडिंग हो रही है वो भी बिफोर डिलीवरी, तो इसको कहते हैं एंटीपार्टम हेमरेज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनाइटल ट्रैक्ट आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर द बर्थ ऑफ बेबी। मतलब जो ब्लीडिंग हो रही है वो कब हो रही है, आफ्टर 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन एंड बिफोर द डिलीवरी ऑफ बेबी। मतलब जो फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है उसको भी इसमें क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। और जो लोअर लिमिट है उसको 28 वीक्स इसलिए माने हैं क्योंकि उसको हम लोग पीरियड ऑफ वायबिलिटी मानते हैं। पीरियड ऑफ वायबिलिटी का मतलब ये है कि आफ्टर 28 वीक्स जो बेबी है वो इंडिपेंडेंट सर्वाइव करने के कैपेबल हो जाता है, मतलब वो आउटसाइड वर्ल्ड में सर्वाइव कर सकता है, इसलिए उसको पीरियड ऑफ वायबिलिटी कंसिडर किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉजेस। तो कॉजेस में दो टाइप के कॉजेस हैं, प्लेसेंटल कॉजेस और एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉजेस। मतलब जो ब्लीडिंग होती है वो किस किस वजह से हो सकती है, दो तरीके से, या तो प्लेसेंटा में कुछ डिफेक्ट है उस वजह से, या फिर एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉजेस की वजह से। तो प्लेसेंटल कॉजेस में दो टाइप्स के आते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रेप्टो प्लेसेंटा। ये दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉजेस में क्या क्या आता है, सर्वाइकल पॉलिप, मतलब सर्विक्स में कोई पॉलिप है तो। लोकल ट्रॉमा, मतलब अगर यूट्रस में कोई इंजरी हुई है या सर्विक्स में कोई इंजरी हुई है तो ब्लीडिंग हो सकती है। कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, मतलब अगर सर्वाइकल कैंसर है उस कंडीशन में भी एंटीपार्टम हेमरेज प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट है अनएक्सप्लेन्ड कॉजेस, और कई ऐसे भी कॉजेस होते हैं जिनका हमको रीज़न नहीं पता है, उस वजह से भी क्या होता है, एंटीपार्टम हेमरेज। ये तो कॉजेस की बात हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में। जो प्लेसेंटल कॉजेस हम लोग डिस्कस किए उसमें हम लोग प्लेसेंटा प्रीविया देखे थे, तो अब हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेसेंटा प्रीविया होता क्या है। प्रीविया वर्ड से ही समझ में आ जा रहा है कि पहले आ जाना, तो प्लेसेंटा जो है वो बेबी से पहले ही बाहर आने की कोशिश करेगा, उसको क्या कहेंगे, प्लेसेंटा प्रीविया। डेफिनेशन में लिखा है, व्हेन द प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड पार्शियली और कंप्लीटली ओवर द लोअर यूट्राइन सेगमेंट इट इज कॉल्ड प्लेसेंटा प्रीविया। मतलब जो प्लेसेंटा है वो सर्विक्स के ओपनिंग होते हैं ना, इंटरनल ओस, उसको पार्शियली या फिर फुली कवर कर लेता है, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें इसके कॉजेस क्या क्या हैं। तो जो इसका एग्जैक्ट कॉज है, मतलब जो एग्जैक्ट रीज़न है वो पता नहीं है, लेकिन कुछ थ्योरीज जो है वो इसको एक्सप्लेन करती हैं। जैसे कि फर्स्ट थ्योरी क्या है, ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो नॉर्मल ओवम है उसको कहाँ जाके अटैच होना था, अपर सेगमेंट ऑफ यूट्रस में, पर वो वहाँ पे अटैच ना होके वो ओवम कहाँ ड्रॉप हो जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है, और कहाँ अटैच हो जाता है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, जिस वजह से प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में। तो ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी में यही बोलता है कि ओवम ऊपर फर्टिलाइज होने के बाद अटैच नहीं हुआ है, कहाँ अटैच हो गया है, लोअर सेगमेंट पे। नेक्स्ट थ्योरी है डिफेक्टिव डेसिडुआ। जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है यूट्रस की उसको प्रेग्नेंट लेडी में डेसिडुआ कहा जाता है। तो अगर डेसिडुआ में कोई डिफेक्ट है, वो ओवम को अपने पे अटैच करके नहीं रख पा रहा है, तो ओवम कहाँ हो जाएगा, नीचे की तरफ खिसक जाएगा और नीचे जाके अटैच हो जाएगा, जिस वजह से जो प्लेसेंटा है वो कहाँ चला जाएगा, इंटरनल ओस की तरफ। नेक्स्ट है बिग सरफेस ऑफ प्लेसेंटा। जैसा कि ट्विन प्रेगनेंसी में होता है, अब दो बेबी हैं तो प्लेसेंटा का साइज भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि यूट्राइन लाइफ के टाइम पे बच्चे को सारा न्यूट्रिएंट्स, एयर, जो भी न्यूट्रिशन वगैरह है किससे मिलता है, प्लेसेंटा से मिलता है। अब दो बेबी हैं तो उनको उतना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए प्लेसेंटा का सरफेस भी तो बड़ा होगा ना, और अगर बड़ा सरफेस है तो वो अपर सेगमेंट से होते हुए कहाँ तक पहुँच सकता है, लोअर सेगमेंट तक। तो ये तीन कॉजेस हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिस्क फैक्टर, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के लिए। तो सबसे पहले मल्टीपैरिटी। अगर कोई मल्टीपैरस विमेन है, मतलब जो सेकेंड या थर्ड टाइम प्रेग्नेंट हुई है, तो उनमें एंटीपार्टम हेमरेज के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड मैटरनल एज। अगर कोई लेडी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रही है वो भी आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ एज, तो वो
हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आता है, उनमें एंटीपार्टम हेमरेज होने के भी जो चांसेस है वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन और एनी अदर स्कार। मतलब अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ है या कोई भी ऑपरेशन हुआ है यूट्रस का, तो वहाँ पे स्कार फॉर्म हो गया रहेगा और उस स्कार में जो ओवम है, फर्टिलाइज्ड ओवम, वो वहाँ पे जाके अच्छे से अटैच नहीं हो पाएगा। इस वजह से वो, हम लोग ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी में पढ़े ना कि वो नीचे की ओर खिसक जाता है, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट है प्लेसेंटल साइज। हम लोग देखे हैं कि बिग सरफेस ऑफ प्लेसेंटा किस में होता है, ट्विन प्रेगनेंसी में, तो उसी को यहाँ पे रिस्क फैक्टर में काउंट किया है। नेक्स्ट है स्मोकिंग। जो मदर स्मोक करते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे स्मोकिंग कर रही है, तो डिफेक्टिव डेसिडुआ हो जाएगा उनके में। मतलब जो डेसिडुआ की लेयर होगी वो उनको खुद में अटैच नहीं कर पाएगी, तो इस वजह से भी एंटीपार्टम हेमरेज हो सकता है। नेक्स्ट है प्रायर क्यूरेटेज। अगर मिसकैरेज होता है या फिर एबॉर्शन कराते हैं, तो जो यूट्राइन लेयर्स होती हैं उसके कंटेंट्स को बाहर निकालने के लिए डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज का प्रोसेस किया जाता है। मतलब एक स्क्रैप की मदद से उसको ऐसे बाहर निकाला जाता है उसके कंटेंट्स को। तो उस टाइम पे इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो सकता है कि वहाँ के टिश्यू में कोई इंजरी हो गई हो, तो क्यूरेटेज की वजह से वहाँ पे अगर इंजरी होगी तो स्कार फॉर्म हो जाएगा और ओवम फिर अटैच नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से भी क्या हो सकता है, एंटीपार्टम हेमरेज। ये सारे तो रिस्क फैक्टर हो गए। नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे, टाइप्स या फिर डिग्री। इसको ग्रेड भी बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या है, टाइप 1 या फिर ग्रेड 1 ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें लो लाइंग बोल रहा है। द मेजर पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा इज अटैच टू द अपर सेगमेंट एंड ओनली द लोअर मार्जिन एनक्रोचेस ऑन टू द लोअर सेगमेंट बट नॉट अप टू द ओस। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि जो प्लेसेंटा है वो अभी भी कहाँ है, ऊपर के सरफेस की तरफ ही है। वो लोअर पार्ट में आ चुका है, पर अभी भी वो जो ओपनिंग है इंटरनल ओस उसको कवर नहीं किया है। वो बस लो लाइंग पोजीशन में, मतलब बस वो खिसक के नीचे की तरफ आया है। इसको टाइप 1 या डिग्री 1 प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। नेक्स्ट है टाइप 2। टाइप 2 को क्या बोलते हैं, मार्जिनल। मतलब एकदम मार्जिन पे पहुंच चुका है। द प्लेसेंटा रीचेस द मार्जिन ऑफ इंटरनल ओस बट डज नॉट कवर इट। मतलब इंटरनल ओस के पास जो है वो प्लेसेंटा पहुंच चुका है। आप पिक्चर में देख भी सकते हैं कि ओस कवर नहीं हुआ है, वहां तक पहुंचा है, तो उसको क्या बोलेंगे, टाइप 2 मार्जिनल। नेक्स्ट है टाइप 3, जिसको कि इनकम्प्लीट और पार्शियल सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया बोला जाता है। इसमें क्या होता है, द प्लेसेंटा कवर द इंटरनल ओस पार्शियली। मतलब जो प्लेसेंटा है वो इंटरनल ओस को पार्शियली कवर कर रहा है, पर जब डायलिटेशन होगा, मतलब जब 10 सेंटीमीटर का डायलिटेशन हो जाता है ड्यूरिंग लेबर, तो जो प्लेसेंटा है वो तब उस ओपनिंग को कवर नहीं करता है, तब वो उसको पार्शियली ही कवर करता है। तो इसको क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट कवरिंग। ये टाइप 3 होता है। नेक्स्ट डिग्री क्या है, टाइप 4। टाइप 4 को सेंट्रल या फिर टोटल प्लेसेंटा प्रीविया बोला जाता है। द प्लेसेंटा कंप्लीटली कवर्स द इंटरनल ओस इवन आफ्टर इट इज फुल्ली डायलेटेड। इसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो पूरी तरीके से इंटरनल ओस को कवर कर रहा है। जब मतलब फुल्ली डायलिटेशन का प्रोसेस हो भी जाएगा, मतलब 10 सेंटीमीटर का डायलिटेशन हो जाएगा, उसके बाद भी प्लेसेंटा इस लेवल तक उस पर अटैच रहता है इंटरनल ओस के ऊपर कि बच्चे से पहले प्लेसेंटा ही बाहर आने का कोशिश करता है। ये आप पिक्चर में देख भी सकते हैं कि इंटरनल ओस को वो कंप्लीटली कवर कर दिया गया है। अब हम लोग डिग्रीज पढ़ लिए, पर क्लिनिकल पर्पस के लिए हम लोग कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, तो हम लोग इसको माइल्ड डिग्री और मेजर डिग्री में क्लासीफाई करते हैं। तो माइल्ड डिग्री में जो हम लोग टाइप 1 मतलब लो लाइंग वाला पढ़े थे, टाइप 2 मार्जिनल, इसमें जब एंटीरियर साइड में प्लेसेंटा होगा तब वाले कंडीशन को किस में कंसिडर करते हैं, माइल्ड डिग्री। और मेजर डिग्री में क्या क्या आता है, टाइप 2 का पोस्टीरियर वाला, टाइप 3 एंड टाइप 4। ये क्लिनिकल पर्पस के लिए क्लासीफाई किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लिनिकल फीचर, मतलब क्या क्या साइन एंड सिम्टम दिखेंगे प्लेसेंटा प्रीविया में। द ओनली सिम्टम ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया इज वेजाइनल ब्लीडिंग। सिर्फ इसमें क्या दिखाई देता है कि बस ब्लीडिंग हो रहा है। द ब्लीडिंग इज सडन इन ऑनसेट, पेनलेस, कॉज इज यूजुअली अननोन एंड रिकरेंट। मतलब इसमें ब्लीडिंग तो हो रहा है पर अचानक से होगा और एकदम पेनलेस ब्लीडिंग होगा, पेन नहीं होगा पेशेंट को, और उसको कॉज भी नहीं समझ में आएगा कि क्यों ब्लीडिंग हुई। एंड रिकरेंट
मतलब कुछ देर के लिए ठीक हो जाएगा, फिर दोबारा से रिपीट हो सकता है, ये हो सकता है। तो ये इसके साइन एंड सिम्टम है। इसमें साइन में ना पेशेंट में एनीमिया भी दिख सकता है। अगर ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होगा तो सिम्टम्स ऑफ एनीमिया पेशेंट में दिखाई देंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डायग्नोसिस। अब हम लोग डायग्नोस कैसे करेंगे कि किसी को प्लेसेंटा प्रीविया हुआ है। तो सबसे पहले कंप्लीट ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री कलेक्ट करना है। मतलब इसमें हम लोग क्या क्या हिस्ट्री लेंगे, कहीं कोई प्रायर मिसकैरेज तो नहीं हुआ है। हम लोग देखें प्रायर क्यूरिटेज क्या होता है, रिस्क फैक्टर होता है। तो अगर मिसकैरेज होगा तो प्रायर क्यूरिटेज हुआ होगा, उस वजह से हो सकता है। और हम लोग हिस्ट्री में क्या कलेक्ट करेंगे कि अगर प्रीवियस प्रेगनेंसी हुई थी तो क्या उसमें कभी एंटीपार्टम हेमरेज का केस आया था, कोई प्लेसेंटा प्रीविया का केस था, ये चीज़ चेक करेंगे। नेक्स्ट हम लोग डायग्नोसिस में क्या यूज़ करेंगे, प्लेसेंटोग्राफी। प्लेसेंटोग्राफी मतलब सोनोग्राफी ऑफ प्लेसेंटा। तो हम लोग विजुअली प्लेसेंटा को देखेंगे, उसका लोकेशन जानेंगे। सोनोग्राफी मशीन के थ्रू पता चल जाएगा कि प्लेसेंटा कहाँ पे लोकलाइज्ड है। नेक्स्ट है वेजाइनल एग्जामिनेशन। जो वेजाइनल एग्जामिनेशन जो फिंगर के थ्रू करते हैं, इंटरनल वेजाइनल एग्जामिनेशन, उसके थ्रू भी पता चल सकता है कि प्लेसेंटा का लोकेशन कहाँ पे है। नेक्स्ट है एमआरआई। अगर हम लोग को और अच्छे से जानना है उसका पोजीशन तो हम लोग एमआरआई करा सकते हैं, मतलब रेजोनेंस टेक्नोलॉजी से भी हम लोग पता कर सकते हैं। ये तो डायग्नोसिस हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट। अब प्लेसेंटा प्रीविया को कैसे कैसे मैनेज किया जाता है। द मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन वीक ऑफ गेस्टेशन, मैटरनल एंड फीटल कंडीशन एंड डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। तो अगर किसी पेशेंट को प्लेसेंटा प्रीविया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, कितने वीक्स की प्रेगनेंसी है, ये चीज़ हम चेक करेंगे। फिर देखेंगे कि मदर का कंडीशन कैसा है, बच्चे का कंडीशन कैसा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया क्या है, मतलब टाइप 1 प्लेसेंटा प्रीविया है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, टाइप 4 है, क्या है उसको चेक करेंगे। फिर उसके बाद पूरा क्लिनिकल असेसमेंट करना है कि कितना ब्लड लॉस हुआ है। और ये कैसे करेंगे, उसका एसबी लेवल, हीमोक्रिट लेवल देख के पता करेंगे। और अगर ज़रूरत होगी तो ब्लड पहले से अरेंज करके रखेंगे। नेक्स्ट है लोकलाइजेशन ऑफ प्लेसेंटा। मतलब सोनोग्राफी के थ्रू हम लोग देखेंगे कि प्लेसेंटा कहाँ पे लोकलाइज्ड है। ये फर्स्ट डिग्री मैनेजमेंट है, मतलब ये तो हमको करना ही है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लाइन में फॉलो करते हैं एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट या एक्टिव मैनेजमेंट। तो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट में क्या होता है, इफ़ देयर इज़ नो एक्टिव ब्लीडिंग देन द पेशेंट इज पुट ऑन बेड रेस्ट। अगर अभी ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, मतलब कंट्रोल हो गया है, तो पेशेंट को बेड रेस्ट पे रखेंगे और प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने देंगे। कब तक कंटिन्यू कराना है, अप टू 37 वीक। आफ्टर 37 वीक ही हम लोग क्या कंसिडर करते हैं कि जो पीरियड ऑफ गेस्टेशन है वो कंप्लीट हो गया और हेल्दी बेबी डिलीवर हो सकता है। तो इसलिए हमारा मेन एम क्या है कि प्रेगनेंसी को हम 37 वीक्स तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आफ्टर 37 वीक, अगर 37 वीक अच्छे से कंप्लीट हो गया तो प्लेसेंटा को और फिर चेक करेंगे कि प्लेसेंटा कितना दूर है इंटरनल ओस से। अगर वो 3 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा दूर होगा, मतलब सिर्फ लो लाइन का केस अगर होगा, तो हम लोग ऑक्सीटोसिन और आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे। उसके बाद फिर जो बेबी है उसको अगर वेजाइनली पॉसिबल है तो वेजाइनल डिलीवरी के थ्रू वेजाइनल डिलीवरी कंडक्ट कराएंगे। पर अगर ऐसा है कि प्लेसेंटा जो है वो ओपनिंग को कवर कर रहा है, सिर्फ 2 सेंटीमीटर की ओपनिंग मिल रही है या ज़्यादा ओपनिंग नहीं मिल पा रही है, तो उस केस में क्या करेंगे, सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म करके बेबी को बाहर निकालेंगे। ये तो हो गया एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट क्या है, एक्टिव मैनेजमेंट। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट हम लोग कब किए थे, जब एक्टिव ब्लीडिंग प्रेजेंट नहीं थी। और एक्टिव मैनेजमेंट कब करते हैं, अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है, अगर ब्लीडिंग स्टॉप ही नहीं हो रही है और जो प्रेगनेंसी है वो 37 वीक से ज़्यादा की हो चुकी है, तो हम लोग क्या करेंगे, एमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन कैरी आउट करके बेबी को बाहर निकाल लेंगे। पर अगर पीरियड ऑफ गेस्टेशन जो है वो 34 वीक से कम है, तो हमारा मेन एम क्या रहेगा कि हम लोग बेबी और मदर दोनों को बचाएं। तो हम लोग उनको बेड रेस्ट पे रखेंगे, चेक करेंगे कि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। और मदर को हम लोग क्या देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड मतलब क्या दे रहे हैं, बीटा मिथासोन। बीटा मिथासोन इसलिए दिया जाता है ताकि जो बच्चे का लंग्स है वो जल्दी से जल्दी मैच्योर हो सके। तो अगर 34 वीक्स से कम की प्रेगनेंसी है, हम उसको बीटा मिथासोन देंगे तो 1-2 वीक में फिर लंग्स मैच्योर हो जाते हैं। और अगर ब्लीडिंग फिर भी स्टॉप नहीं होती है तो हम लोग फिर एमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करके बच्चे को बाहर निकाल सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग पूरा प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में डिस्कस किए। इसमें
अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एब्रप्टो प्लेसेंटा के बारे में देखेंगे। इसमें हम एक और चीज़ रह गया, कॉम्प्लिकेशन। अगर प्लेसेंटा प्रीविया को टाइमली ट्रीट नहीं किया गया तो कॉम्प्लिकेशन में ये हो सकता है कि मदर शॉक में जा सकती है। अगर ब्लड लॉस ट्रीट नहीं किया गया, फ्लूइड उसके बॉडी से निकलता ही रहेगा, तो वो शॉक के कंडीशन में चली जाएगी और बच्चे और मदर दोनों की डेथ हो सकती है। ये प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में कंप्लीट लेक्चर था। इसमें अगर आप लोग को कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा तो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।